हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताने जा रही हूँ। ये कीवर्ड्स आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी आ जाता है और उस लेंदी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए समय ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन एग्ज़ाम में टाइम होता है लिमिटेड और इसी के चलते बच्चों को क्वेश्चंस के जवाब पता तो होते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण क्वेश्चंस छोड़ने पड़ते हैं, बच्चों के कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं। लेकिन ऐसा इस बार साइंस के टर्म 2 एग्ज़ाम में बिल्कुल ना हो, इसी के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स ऐसे हैं कि अगर आप इन कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड कर लेते हो तो आपके आंसर्स शॉर्ट हो जाते हैं, उनकी लेंथ कम हो जाती है और आपके जो आंसर्स हैं एट द सेम टाइम बहुत ही अट्रैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव हो जाते हैं। और अगर वही कीवर्ड्स एग्जामिनर को दिख गए तो एग्जामिनर आपको दे देते हैं फुल मार्क्स। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आंसर्स की लेंथ छोटी हो या लंबी हो, बस कीवर्ड्स दिखने चाहिए। जहाँ कीवर्ड्स दिखे मिलते हैं एकदम फुल मार्क्स। कुछ बच्चों की ये भी समस्या होती है कि मैम हमको अंग्रेज़ी इतने अच्छे से नहीं आती है, मतलब कि हम जो सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस वो हम उतने अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाते हैं, बना नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चे हमेशा इसी डाउट और इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर हमने सही सेंटेंस नहीं बनाया तो ऐसा तो नहीं कि हमारे कहीं मार्क्स कट जाएंगे। नॉलेज उनको पूरी होती है, कॉन्सेप्ट उनको पता होते हैं, लेकिन क्योंकि वो सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं, ए की जगह एन लगाना है, इसकी जगह द लगाना है, पता नहीं रहता, जिसके कारण उनको लगता है कि कहीं हमारे मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम की भी, ऐसी जो समस्या है इसका भी केवल एक ही सल्यूशन है कि आप अपने आंसर्स में कुछ कीवर्ड्स ऐड कर लो। जहां एग्जामिनर को वो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स दिखाई दिए आपके आंसर में तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपने आंसर में सेंटेंसेस की सही ग्रामर लिखी है या नहीं लिखी है, बस कीवर्ड्स होने चाहिए तो आपको जो मार्क्स हैं वो पूरे मिल जाएंगे। सो आई होप कि आज के इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो चलो एक काम करते हैं, जल्दी से इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को करेंगे डिस्कस। ठीक है, चलो। अब देखो, ऐसा है कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट आएगा क्या कि मैम ये जो आप कीवर्ड्स वाला फंडा बता रहे हो ये आपकी दिमाग की उपज है या सीबीएसई भी इसी फंडे को जो है ना एक्सेप्ट करता है? तो इसका जवाब ये है कि अकेले मेरे दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि सीबीएसई ने टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए, साइंस के टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था, उसी सैम्पल पेपर को मैंने एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करके मैं इस कंक्लूजन पर पहुंची कि सीबीएसई भी कीवर्ड्स के ही फंडे को मानता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि सीबीएसई ने जो मतलब आप बोल सकते हो कि ये सीबीएसई का ही फंडा है। ठीक है, और इसी फंडे को मैंने एनालाइज कर लिया और आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है, चलो। तो इसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था क्लास 10th साइंस के लिए, टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए स्पेशली, उसी सैम्पल पेपर का ये एक क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा गया था कि ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमीट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमीट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द पीनिस। कि एक बार पीनिस से जो है आप बोल सकते हो कि मेल गैमीट रिलीज़ हो गया, उसके बाद में वो मेल गैमीट कैसे कैसे ट्रैवल करता है, वो कौन से ट्रैक को फॉलो करता है ताकि वो फीमेल गैमीट तक पहुँचे और इसके बाद में उसको क्या करे, फर्टिलाइज करे। आई होप कि क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ठीक है, सवाल बस इतना सा था कि पीनिस से क्या हुआ है, स्पर्म यानी कि मेल गैमीट रिलीज़ हो गया है। अब ये जो मेल गैमीट है ये कौन से ट्रैक को फॉलो करके आगे बढ़ता है जिसके मदद से वो मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, उसको फर्टिलाइज कर देता है। तो आपने करना क्या था, मेल गैमीट के उसी ट्रैक को एक्सप्लेन करना था कि भाई मेल गैमीट का ट्रैक क्या होने वाला है।
कि मतलब ये रहा मेल गैमीट और ये रहा फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा तो बीच में वो किन किन रास्तों से गुजरेगा, वो आपको रास्ते बताने थे, आपको पूरा ट्रैक जो है ना उसका बताना था। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जिसके ऊपर मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले वजाइना, जहाँ आपने अपने आंसर में लिख दिया वजाइना तो मिल जाएगा आधा मार्क। फिर इसके बाद में जहाँ आपने लिख दिया कहाँ, क्या, यूट्रस, तो जहाँ आपने लिखा यूट्रस वहीं आपको मिल जाएगा आधा मार्क। फिर इसके बाद में जहाँ आपने लिख दिया फेलोपियन ट्यूब फिर आपको मिल जाएगा आधा मार्क। रिजल्टिंग इन अ जाइगोट, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे कितने, 1.5 मार्क्स। ये जो क्वेश्चन था इसके 2 पार्ट्स थे, ए और बी पार्ट। ये ए पार्ट जो है ये था ही 1.5 मार्क्स का। आप बोलोगे कि मैम 1.5 मार्क्स तो मिले हैं, तो भाई ये क्वेश्चन था ही 1.5 मार्क्स का, इसीलिए 1.5 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब वो वाले बच्चे जिनको लगता है कि मैम अंग्रेज़ी हमारी अच्छी नहीं है, हम जो है ना सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाते और सेंटेंसेस हम फ्रेम नहीं कर पाते जिसके कारण हमको लगता है कि मतलब हमको पता तो था लेकिन हम पता नहीं क्या आंसर लिख करके आए हैं, पता नहीं हमने क्या सेंटेंसेस बनाए हैं उस समय सोच करके, हमें नहीं लगता कि हमें जो है ना मार्क्स अच्छे मिल पाएंगे। तो देखो ऐसा है कि भूल जाओ सेंटेंसेस फ्रेम करना, कीवर्ड्स को पकड़ो और उनको उठा करके लिख दो। जहाँ आपने कीवर्ड्स को उठा करके लिख दिया, एग्जामिनर बस जो है ना उन कीवर्ड्स को देखेगा। भाई देखो अपना दिमाग लगाओ, लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देते हैं और टीचर्स होते हैं, एग्जामिनर होते हैं गिन करके। अब एक टीचर को बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी पड़ती है। अब अगर हर टीचर एक कॉपी को चेक करने के लिए आधा घंटा लगाएगा, बैठ करके सारे आंसर्स पढ़ेगा, तो इस तरीके से तो अगले साल जाकर के जो ना आपको रिजल्ट बन पाएगा। एक कॉपी को चेक करने के लिए 5 से 10 मिनट दिए जाते हैं। एक कॉपी को चेक करने के लिए 5 से 10 मिनट दिए जाते हैं। 10 मिनट में मैंने ज़्यादा बोल दिए हैं, ठीक है ना, आपकी तसल्ली के लिए। तो आप खुद ही सोचो कि अगर 5 से 10 मिनट दिए जा रहे हैं आपकी कॉपी को चेक करने के लिए और आपने टोटल 15 आंसर्स लिखे हैं, तो एक आंसर को कितना ही जो है ना टाइम दिया जाएगा चेक करने के लिए। तो जहां आपने अपने आंसर में कीवर्ड्स लिख करके उनको हाईलाइट कर दिया, सबसे पहले एग्जामिनर पकड़ेगा, अच्छा ये कीवर्ड ये और पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बाद में आपने अपने आंसर में कोई पिक्चर की स्टोरी लिखी है, कोई गाना लिखा है, या आंसर को आपने कीवर्ड्स को लिख करके ही जो है ना फुल स्टॉप कर दिया, या आपने सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया है, अंग्रेज़ी सही है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बस इतना बताना था कि जो स्पर्म है वो फीमेल गैमीट तक कैसे पहुँचेगा। तो सबसे पहले आएगा वो वजाइना में, वजाइना से जाएगा वो यूट्रस में, यूट्रस से वो कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। तो जहाँ लिखा वजाइना मिल गया आधा मार्क, जहाँ लिखा यूट्रस फिर मिल गया क्या, आधा मार्क, जहाँ लिखा फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट वहाँ मिल गया क्या, बचा हुआ आधा मार्क। तो कुछ इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि 1.5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो केवल इन 3 कीवर्ड्स, कौन कौन से, वजाइना, ठीक है, वजाइना, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब, इन तीनों कीवर्ड्स के ऊपर 1.5 मार्क्स मिल गए हैं। और क्या चाहिए है, आई बात समझ में। चलो उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था कि स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ जाइगोट, कि जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स के सेट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है बस 2 सेट्स बस, क्योंकि जाइगोट क्या होता है भाई, जाइगोट तो डिप्लॉयड होता है ना। तो डिप्लॉयड लिख सकते हो, उस पर मिल जाएगा आपको मार्क, या केवल क्या लिख दो आप, 2 सेट्स लिख दो। कोई ज़रूरत नहीं है लंबे लंबे जो है ना स्टेटमेंट्स लिखने की। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेंदी आ सकता है, आपको जो है आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो यहाँ पर तो आप कीवर्ड्स लिख दोगे, लेकिन जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहाँ पे तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना उनको पूरा सॉल्व करने के लिए। वहाँ पर आपके कीवर्ड्स नहीं चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है बनाने के लिए तो वहाँ पे आपको पूरा बनाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई कीवर्ड्स जो ना नहीं लगने वाले हैं। तो जहाँ आप अपने आंसर्स को छोटा कर सकते हो करो। कैसे करोगे, कीवर्ड्स ऐड करके। आई बात समझ में। तो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, बस इतना लिखोगे तो आधा मार्क मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2n भी लिख सकते हो। भाई जो हैप्लॉइड स्टेज होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, जो डिप्लॉइड स्टेज होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। तो आप 2n भी लिख सकते हो, 2n भी लिख सकते हो और 2 सेट्स भी लिख सकते हो। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सैम्पल पेपर में कि नो मार्क्स टू बी असाइंड फॉर n या 3n। तो n और 3n लिख करके मत आना, लिखना है जाइगोट के लिए तो 2n लिखना या 2 सेट्स लिखना, हो जाएगा काम। कोई ज़रूरत नहीं है लंबे लंबे जो है ना आंसर्स लिखने की। चलिए
एक और आप देख सकते हो कि राजेश ने जो है ना पैच ऑब्जर्व किया है ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास का एक पुराने बासे ब्रेड के पीस के ऊपर। नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि ब्रेड के ऊपर जो ग्रीनिश ब्लैक पैच दिखाई दे रहा है ना, ब्रेड के ऊपर, बासी ब्रेड के पीस के ऊपर जो ग्रीनिश ब्लैक पैच दिखाई दे रहा है पाउडरी मास का, वो किसका है? राइजोपस का है। तो बस यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, तो साफ लिखना क्या? राइजोपस। ब्रेड मोल्ड राइजोपस, ब्रेड मोल्ड राइजोपस, इतना लिखोगे तो मिल जाएंगे आधे मार्क। फिर इसके बाद में कौन सा मेथड है जिससे कि वो रिप्रोड्यूस करता है? स्पोर फॉर्मेशन, तो लिखना स्पोर फॉर्मेशन, उस पर मिल जाएंगे आधे मार्क। तो आप खुद ही बताओ कि इन दो वर्ड्स को लिखने में आपका कितना समय गया। पूछा गया था कि ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व है, तो आपने लिख दिया ब्रेड मोल्ड राइजोपस, या ब्रेड मोल्ड नहीं भी लिखना है तो लिख देना क्या? सिर्फ राइजोपस। कौन से मेथड से वो बच्चे पैदा करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो आप बोल सकते हो कि स्पोर फॉर्मेशन, लिख दिया आपने स्पोर फॉर्मेशन। मिल गए क्या आपको पूरे के पूरे 1 मार्क इस क्वेश्चन से। दूसरा देखो, नेम इट्स वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? हाइफे। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? स्पोरेंजिया। तो वर्ड्स पकड़ो, वर्ड्स पकड़ो, ठीक है ना। वेजिटेटिव पार्ट्स आप बोल सकते हो कि कौन सा है? हाइफे। बस हाइफे लिख दोगे, हाइफे डैश करके। सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है तो हाइफे डैश करके लिख देना क्या? वेजिटेटिव पार्ट। भाई ये तो सवाल में ही दिया गया है ना कि वेजिटेटिव पार्ट डैश करके हाइफे, रिप्रोडक्टिव पार्ट डैश करके स्पोरेंजिया। ये देखो जहां पे आपने लिखा क्या? स्पोरेंजिया, वहां पे मिल जाएगा आपको बचा हुआ आधा मार्क। तो कुछ इस तरीके से कीवर्ड्स को पकड़ो, स्पोरेंजिया लिखो मिल जाएगा आधा मार्क, हाइफे लिखो मिल जाएगा आधा मार्क। तो कुछ इस तरीके से, कोई ज़रूरत नहीं है अपने आंसर्स को लंबा करके लिखने की बेवजह, क्योंकि आपको आगे जाकर के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि अंग्रेज़ी भी नहीं आ रही है तो बस कीवर्ड्स को उठा उठा करके पकड़ो और लिखते जाओ। अब आपने क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कीवर्ड्स वाला फंडा है ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये सीबीएसई के दिमाग की उपज है। तो जाहिर सी बात है सीबीएसई का जो फंडा है वो हम फॉलो करेंगे, और फॉलो कैसे करेंगे? जब हमको कीवर्ड्स पता होंगे। तो अब आपने क्या करना है, एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठो और जो जो वर्ड्स मैं आपको अंडरलाइन करवाती जा रही हूँ, हाईलाइट करवाती जा रही हूँ, आप भी जो है ना वो क्या करो, वर्ड्स को अंडरलाइन करो, या अंडरलाइन नहीं बल्कि मैं तो कहती हूँ एक हाईलाइटर लेकर के बैठो, ठीक है ना। जो भी मैं आपको वर्ड्स यहाँ पे बताने वाली हूँ वो होंगे कीवर्ड्स, और उनको आपने क्या करना है? हाईलाइट करते जाना है अपनी ही एनसीईआरटी बुक में। आई बात समझ में? या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो? आप जो है एक अलग से पेज ले सकते हो, पेज, ठीक है, और उसमें जो है चैप्टर का नाम डालना हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और सब हेडिंग डालना कीवर्ड्स, और वो सारे लिखते जाना जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। आई बात समझ में? चलो हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? इस पेज के साथ कर रहे हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। चलो तो इसमें सबसे पहले आता है कौन? इसमें सबसे पहले आता है आप बोल सकते हो कि फिजन, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? फिजन आता है। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला पैराग्राफ है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कि सपोज आ गया सवाल क्या आया कि फिजन क्या होता है, एक्सप्लेन फिजन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या होता है? ये होता है सेल डिवीजन। अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठो और मेरे साथ साथ जो है ना हाईलाइट करते जाओ कीवर्ड्स को कि फिजन क्या है। भाई फिजन में आप बोल सकते हो कि सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। और आप बोल सकते हो कि इससे क्या होता है? क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। मैनी इंडिविजुअल्स मत लिख करके आना, क्यों? क्योंकि बाइनरी फिजन में तो केवल 2 ही डॉटर सेल्स बनते हैं ना, केवल 2 ही इंडिविजुअल्स बनते हैं। तो मैनी मत लिखना, है ना। क्या लिखना? न्यू इंडिविजुअल्स बनते। तो फिजन क्या है? फिजन में आप बोल सकते हो कि सेल डिवीजन है, डैश करके लिख देना कि क्रिएशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ। जो वर्ड आपको अच्छा लगता है, याद रहता है कि क्रिएशन है, फॉर्मेशन है ना, क्रिएशन, फॉर्मेशन, या बोल सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। किस में होता है? तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। खत्म। आई बात समझ में? तो फिजन क्या है? फिजन आप बोल सकते हो कि सेल डिवीजन है, जिससे कि क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। किस में होता है? एग्जाम्पल क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर बोला गया है क्या? अमीबा। अमीबा में क्या होता है? अमीबा क्या है? एक कीवर्ड है। इसमें क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि 2 सेल्स बन जाते हैं, मतलब कि बाइनरी फिजन। आई बात समझ में? एनी प्लेन, एनी प्लेन मतलब कि किसी भी प्लेन से जो है ना डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पर कीवर्ड्स कौन कौन से हमने मार्क कर लिए हैं?
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सेल डिवीजन, क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। न्यू इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट है, उसके पहले आप प्रोडक्शन, जनरेशन, फॉर्मेशन, है ना, कुछ भी लगा सकते हो। आई बात समझ में? चलो फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि अमीबा, ठीक है ना। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, सबको पता है। तो इसमें क्या होता है, 2 सेल्स बनते हैं, 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन, और इसके बाद में किसी भी प्लेन से हो जाता है। अमीबा को कहीं से भी काटोगे तो वो डिवीजन शो करेगा, है ना, 2 सेल्स में 2 डॉटर अमीबे में डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इस पैराग्राफ के। तो मेरे साथ साथ आप क्या करो, अंडरलाइन करते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या है, लेशमेनिया। इस वर्ड को आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। लेशमेनिया ये क्या करता है, काला अजर कॉज करता है ना, तो कॉज काला अजर, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या है, विप लाइक स्ट्रक्चर है एट वन एंड ऑफ द सेल। मैं आपको हाईलाइट करके बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, कि लेशमेनिया क्या करता है, काला अजर, इसमें क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर कहाँ होता है, सेल के एक एंड में, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे फिजन होता है कौन सा, बाइनरी, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डेफिनेट ओरिएंटेशन से होता है। डेफिनेट ओरिएंटेशन मतलब क्या, डेफिनेट प्लेन। आप ओरिएंटेशन की जगह पे क्या लिख सकते हो, प्लेन भी लिख सकते हो, कि यदि आपको यहाँ पर इस वर्ड को याद करने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से कीवर्ड हो गए, लेशमेनिया, काला अजर, विप लाइक स्ट्रक्चर, सेल के एक एंड में, बाइनरी फिजन, डेफिनेट ओरिएंटेशन मतलब कि डेफिनेट प्लेन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर करके क्या करोगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओगे क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स का। फिर इसके बाद में अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज द मलेरियल पैरासाइट। अब देखो यहाँ पर कीवर्ड कौन सा आया है, प्लाज्मोडियम, जो कि क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है। ये क्या करता है, मैनी सेल्स में, मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, और इसे हम बोलते हैं क्या, मल्टीपल फिजन। तो इस पैराग्राफ में आप बोल सकते हो कि कौन कौन से कीवर्ड्स हो गए हैं, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, मैनी डॉटर सेल्स बनाता है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। बस खत्म, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, फिर यहाँ पे देखो, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विच रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। स्पायरोगायरा क्या है, इस पैराग्राफ का एक कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर पीसेस, है ना, ये क्या होता है, स्मॉल पीसेस में टूट जाता है, तो ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, एट मैच्योरिटी। बच्चे पैदा करने की उम्र होती है कि नहीं होती है, तो वैसे भी स्पायरोगायरा क्या करते हैं, जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद में ही पीसेस में टूटता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये हो गया, दीज पीसेस आप बोल सकते हो कि पीस ग्रो करेगा किसमें, न्यू इंडिविजुअल में। तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आंसर को छोटा करने के लिए, कि पीस ग्रो न्यू इंडिविजुअल्स। आई बात समझ में? तो कोई ज़रूरी नहीं है लिख के आना कि हर एक पीस जो है न्यू इंडिविजुअल में जो है बन जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल जो ना हर एक पीस से निकलेगा ना। आप बोल सकते हो कि ईच पीस ग्रो न्यू इंडिविजुअल, खत्म। फिर इसके बाद में दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक और आप बोल सकते हो कि कीवर्ड है कौन सा, मल्टीसेल्युलर, क्योंकि स्पायरोगायरा है, कहने को तो वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन क्योंकि वो फिलामेंटस कॉलोनी में रहता है इसलिए वो कैसा दिखता है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की तरह दिखता है, ठीक है ना। तो मल्टीसेल्युलर स्पायरोगायरा मैच्योरेशन पे स्मॉल पीसेस में डिवाइड होता है, बनाता है क्या, ईच पीस ग्रो कर जाता है किसमें, न्यू इंडिविजुअल्स में। ओके, फिर ये सभी के लिए सही नहीं है, they cannot simply divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. Specialized cells are organized as tissues. ये वाला पॉइंट जो है आई होप सबको, मतलब ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो कीवर्ड्स थे वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए हैं। चलो फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि a basic strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform different specialized functions, है ना, कि क्या सभी मल्टीसेल्युलर, और अगर सपोज सवाल आया कि क्या सभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो है ये फ्रेगमेंटेशन ही होता है क्या, भाई स्पायरोगायरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है ना, तो क्या सभी
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्रेगमेंटेशन से वो डिवाइड करते हैं क्या, रिप्रोड्यूस करते हैं क्या? तो इसका जवाब होगा नहीं, है ना। यहाँ पे लिखा है ना कि दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू सबके लिए सही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो कि बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि सेल्स जो है वो कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं ना। तो अ बेसिक स्ट्रेटेजी यूज्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज दैट डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, है ना। तो डिफरेंट सेल, देखो यहाँ पे डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। बट इतना लिख करके आ जाना तो एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा बच्चा क्या कहना चाह रहा है, कि बच्चे को पता है कि बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है कि जो सेल्स है ना वो स्पेशलाइज हो जाते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, मतलब वो टिश्यूज का रूप ले लेते हैं। आई बात समझ में? तो फॉलोइंग दीज जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिजम्स इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सेल। तो जाहिर सी बात है अगर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स क्या हो चुके हैं, स्पेशलाइज हो चुके हैं कि भाई जो ये सेल टाइप है ये काम करेगा, दूसरा जो सेल टाइप है वो दूसरा काम करेगा। तो जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन भी आप बोल सकते हो कि एक अलग सेल टाइप करेगा ना, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो कैसे, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, डैश करके सेल टाइप से, स्पेसिफिक सेल टाइप, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन डैश करके लिखना स्पेसिफिक सेल टाइप से होगा। एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चा बोलना चाहता है कि भाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पेसिफिक सेल टाइप से होगा, ठीक है। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप ऑफ, ठीक है ये हो गया। चलो फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि ओके, फिर इसके बाद में आता है क्या, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का आप बोल सकते हो कि बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, रीजनरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है, कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया, ठीक है। ये कैसा है, फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो इसके बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना वो सेल्स डिफरेंशिएटेड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो प्लेनेरिया क्या है, डिफरेंशिएटेड, फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। फिर इसमें क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। तो बॉडी पार्ट से क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, ओके। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals, ठीक है ना। तो many pieces and separate individuals और grow। तो रीजनरेशन में क्या है, प्लेनेरिया है, फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल्स आप बोल सकते हो कि बन जाते हैं बॉडी पार्ट्स से, ठीक है। बॉडी जो है वो टूट गई है, ब्रोकन अप या कट, ऐसा नहीं कि अपने आप बॉडी डिवाइड हो गई, एक होता है अपने आप बॉडी डिवाइड होना, यहाँ पर बॉडी तोड़ी जा रही है, कट करी जा रही है, ठीक है ना। तो कट या ब्रोकन अप, कट या ब्रोकन अप, मैनी पीसेस, मैनी पीसेस से क्या होगा, देखो ऐसे लिख सकते हो कि प्लेनेरिया जो बॉडी है वो बॉडी कट हो गई, बॉडी ब्रोकन अप, डैश करके लिखना मैनी पीसेस, और इससे क्या होगा, ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स, खत्म। फिर इसके बाद में कैन बी कट इनटू मैनी नंबर ऑफ पीसेस, ये हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनरेशन कैसे होता है, बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। रीजनरेशन कैसे होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स से होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली प्रोलिफरेट करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनरेशन में। तो रीजनरेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया, फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है। इसमें होता क्या है कि न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं, कैसे, बॉडी पार्ट से। इसमें क्या होता है, ऐसे लिख देना कि प्लेनेरिया, यहाँ पे लिखना क्या, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है ना, डैश करके लिखना बॉडी ब्रेक, बॉडी ब्रेक, क्या लिखना, मैनी पीसेस, मैनी पीसेस, और डैश करके क्या लिख देना, आप बोल सकते हो कि मैनी पीसेस लिख दिया। फिर इसके बाद में ग्रो न्यू इंडिविजुअल्स, खत्म। तो इतना लिखने में आपको कितना समय लग गया बताओ भाई, बस कीवर्ड्स हैं उनको जो है ना ग्रैब करो और आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स को लिखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में बडिंग, बडिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या है, बडिंग का बेस्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो कि क्या है, हाइड्रा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, रीजनरेटिव सेल्स एक कीवर्ड है। फिर इसके बाद में रिप्रोडक्शन, ओके बडिंग हो गई,
बड डेवलप होता है, बडिंग में सबसे पहले क्या लिखोगे, बड ही लिखोगे, बड डेवलप करेगा एज एन आउटग्रोथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हाइड्रा, फिर इसके बाद में डैश करके आउटग्रोथ, फिर डैश करके बड, बड के बाद क्या बनेगा, आप बोल सकते हो कि न्यू, आप बोल सकते हो कि इंडिविजुअल बन जाएगा। इंडिविजुअल्स जब फुली मैच्योर होंगे, फुली मैच्योर, तो डिटैच हो जाएंगे किससे, पेरेंट बॉडी से। आई बात समझ में। तो हाइड्रा डैश करके लिखना आउटग्रोथ, डैश करके लिखना बर्ड, डैश करके लिखना बेबी हाइड्रा, डैश करके लिखना क्या, जब फुली मैच्योर हो जाएंगे, एट फुल मैच्योरिटी, डैश करके लिखना क्या, क्या लिखोगे, पेरेंट हाइड्रा प्लस इंडिविजुअल हाइड्रा। मतलब कि आप समझा दोगे कि भाई जो बच्चा हाइड्रा है वो पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो गया है। आई बात समझ में। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, रीजनरेटिव सेल्स, बर्ड, आउटग्रोथ, टाइनी इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, फुली मैच्योर, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो ठीक है। आगे देखो, आगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यहाँ पे क्या होता है, रूट स्टेम लीव्स, ठीक है ना, रूट स्टेम लीव्स। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनसे क्या होगा, न्यू प्लांट्स बनेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, रूट स्टेम लीव्स और न्यू प्लांट्स, ठीक है। फिर इसके बाद में अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स प्लांट कैन इंडीड यूज सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये किस में होता है, प्लांट्स में होता है। किस में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज इन द मेथड सच एज लेयरिंग। अच्छा, कौन कौन से हैं वर्ड्स, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है ना, टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। क्यों करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, मतलब कि खेती के लिए, कि ज़्यादा खेती हो गन्ने की, ज़्यादा खेती हो किसकी, रोज़ की। ऐसे तो हमारे घर में भी गुलाब के पौधे लगे होते हैं, लेकिन क्या उनमें हम जाके ग्राफ्टिंग करते हैं क्या, नहीं। जो गुलाब की खेती होती है ना, जो हमारे घरों में गुलाब के फूल आते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए या माला वगैरह बनाने के लिए, तो वो खेती करी जाती है बाकायदा गुलाबों की। तो वहाँ पर खेती के लिए क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, रूट स्टेम लीव्स, न्यू प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में ये होती है ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ओके। फिर इसके बाद में इसमें क्या होता है, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। Such methods also make possible for the propagation of plants such as banana, orange, jasmine, जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती है सीड्स प्रोड्यूस करने की। तो देखो यहाँ पे लिखो, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ये सारे कीवर्ड्स हैं किस चीज़ के, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, लॉस्ट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं कि अगर पूछने को आ गया कि भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जो है ना फायदे क्या क्या होते हैं, तो बोलना कि ऐसे आप बोल सकते हो कि प्लांट्स जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, वो भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं जिनकी सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो चुके हैं। ये बनाना, भाई केले के कभी बीज देखे हैं क्या, तो केला है ना, आप बोल सकते हो कि ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ये ऐसे प्लांट्स हैं, डैश करके लिखना, लॉस्ट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। फिर इसके बाद में अनदर एडवांटेज क्या है, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। तो ये क्या हो गया, दूसरा कीवर्ड, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इनर टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आई बात समझ में। तो इस पैराग्राफ में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अपने पास, चलो ये सब तो अच्छा, ये पोटैटो के बारे में बोला जा रहा है कि पोटैटो में क्या होता है, नॉचेज होते हैं, ठीक है ना। पोटैटो में क्या होते हैं, नॉचेज होते हैं। नॉचेज से आप बोल सकते हो कि बड निकलते हैं, ठीक है ना, और बड क्या होते हैं, न्यू पोटैटो प्लांट में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ये है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, आप बोल सकते हो कि मार्जिन से मार्जिन पे क्या होते हैं, आप बोल सकते हो कि मार्जिन ऑफ, अच्छा बर्ड्स होते हैं, देखो यहाँ पे। तो ब्रायोफाइलम में आप क्या क्या लिख सकते हो कि ब्रायोफाइलम, ठीक है ना, डैश करके लिखना क्या, लीफ, यहाँ पे लीफ की बात हो रही है, तो ब्रायोफाइलम लीफ, ठीक है, ब्रायोफाइलम लीफ। उसके बाद में क्या लिखोगे, मार्जिन पर क्या होते हैं, बर्ड्स डेवलप होते हैं जिससे कि न्यू प्लांट्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम में अगर आ गया कि लीव्स से कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो कैसे लिखोगे, ब्रायोफाइलम लीफ डैश मार्जिन डैश बर्ड्स डैश न्यू प्लांट्स। आई बात समझ में। तो ये सारे क्या हैं, आप बोल सकते हो कि कीवर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, ठीक है। चलो अब हम बढ़ जाते हैं कहाँ,
चलो नेक्स्ट क्या है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में आप बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है कि इन द टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टिश्यू को रिमूव करेंगे, सेल्स को या सेपरेट करेंगे, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो कि टिश्यू को सेपरेट किया है ना, टिश्यू को रिमूव किया, सेल्स को सेपरेट किया। कहाँ से, फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। प्लांट देखो, प्लांट की जो ग्रोइंग टिप होती है ना, जो बढ़ती जाती है, उस टिप से, क्योंकि वहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है ना, तो वहीं से आप क्या करोगे, सेल्स को सेपरेट करोगे, टिश्यूज को रिमूव करोगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आर्टिफिशियल मीडियम में रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, हाँ, और फिर वेयर दे डिवाइड रैपिडली, रैपिडली क्या करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, क्या बनाने के लिए, कैलस बनाने के लिए, ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी कहानी लिखने की कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स का ग्रुप बनेगा ना, कैलस लिखो सिंपल, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, प्लांट की ग्रोइंग टिप से टिश्यूज को रिमूव करते हैं, सेल्स को सेपरेट करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं, क्या बनते हैं, सेल्स रैपिडली डिवाइड होते हैं और कैलस बनाते हैं, ठीक है। तो कैलस, इसके बाद में इसको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, दूसरे मीडियम में, अनदर मीडियम में, जिसमें कि क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन के लिए, ठीक है। फिर द प्लांटलेट्स, अब जो प्लांटलेट्स हैं, प्लांटलेट्स बन गए, मतलब जब आप उनको दूसरे मीडियम में उठा करके रख दोगे कैलस को, तो उससे क्या होगा, कैलस से प्लांटलेट्स डेवलप हो जाएंगे। फिर इन प्लांटलेट्स को हम क्या करते हैं, इनको डालते हैं कहाँ, इन द सॉइल, सॉइल में जाकर डाल देते हैं। फिर इसके बाद में ग्रो होते हैं किस में, मैच्योर प्लांट्स में। इन टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिसीज फ्री कंडीशंस, दिस टेक्निक इज, अच्छा डिसीज फ्री है ना, फ़ायदा क्या होता है कि इस मेथड से जो बहुत सारे, अच्छा यहाँ पे देखो, टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन पेरेंट, एक पेरेंट से ही, एक पेरेंट से ही, कि एक जो है ना ग्रोइंग टिप, एक प्लांट था जिसकी ग्रोइंग टिप से हमने क्या करा, सेल्स निकाल लिए, टिश्यूज़ जो है ना वहाँ से हमने रिमूव कर लिए। प्लांट की एक ग्रोइंग टिप थी जिससे कि हमने टिश्यूज़ को क्या करा, रिमूव कर लिया, सेल्स को सेपरेट कर दिया, उसको हमने कहाँ डाल दिया, एक मीडियम में डाला, क्या बन गया, सेल्स ने डिवीजन किया रैपिडली, क्या बन गया, कैलस बन गया। इसी कैलस को हम क्या करेंगे, अनदर मीडियम में डालेंगे जिसमें क्या होगा, हार्मोन्स होंगे ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन के, तो प्लांटलेट्स बन जाएंगे। तो एक ही प्लांट से कई सारे प्लांटलेट्स बन चुके हैं ना, और फिर इन प्लांटलेट्स को हम क्या करेंगे, मिट्टी में डाल देंगे। फिर आप बोल सकते हो कि मैनी प्लांट्स जो है यहाँ पे बन जाएंगे एक पेरेंट से। एक फ़ायदा, क्या फ़ायदा होता है टिश्यू कल्चर का, टिश्यू कल्चर का एक फ़ायदा ये होता है कि एक, आप बोल सकते हो कि प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। इसके अलावा डिसीज़ फ्री कंडीशंस में जो है ना पौधे ग्रो कर जाते हैं। दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब कि जो सजाने के पर्पज़ के लिए हम प्लांट्स यूज़ करते हैं ना, उनको हम कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। चलो आगे बढ़ो। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है ना। और आप बोल सकते हो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रेड मोल्ड कौन है, राइजोपस है। जो हाइफे है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें हम, जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, जिसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, स्पोर के ऊपर क्या होती है, थिक वॉल्स होती हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है। फिर जैसी कंडीशंस क्या होती है, फेवरेबल होती हैं और वो किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं, है ना, कैसे सरफेस, मॉइस्ट एंड मॉइस्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में जैसे वो आएंगे, इसके बाद में वो क्या करेंगे, ग्रो करने लग जाएंगे। आई बात समझ में, कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट सरफेस क्या करेंगे, ग्रो करने लग जाएंगे। आई बात समझ में। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप बोल सकते हो कि बोथ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, नीडेड फॉर न्यू जनरेशन। एसेक्सुअल में केवल एक ही चाहिए होता है पेरेंट, सेक्सुअल में क्या होता है, दोनों पेरेंट्स चाहिए होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है ना। चलो फिर इसके बाद में वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि the creation of two new cells from one individual from one involves copying of the DNA as well as the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate and the resultant errors are the source of variations in the population of the organism. ठीक है ना, every individual organism cannot be protected by the variation, but in a population variations are useful for ensuring the survival of the species. Variations से क्या होता है, species का survival होता है,
ठीक है ना। वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है कि वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वेरिएशन से क्या होता है, स्पीशीज का सर्वाइवल एंश्योर होता है, पक्का होता है कि हाँ स्पीशीज क्या करेगी, सर्वाइव कर जाएगी। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस ऑफ टू organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated। अच्छा, asexual reproduction में आप बोल सकते हो कि वेरिएशंस बहुत ही कम देखने को मिलता है। डीएनए की कॉपी वहाँ पे ही होती है asexual reproduction में, लेकिन आप बोल सकते हो कि उन डीएनए की कॉपिंग की मैकेनिज्म में आप बोल सकते हो कि क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उतने एरर्स आते नहीं हैं, और उन एरर्स से बहुत ही नेग्लिजिबल क्या होते हैं, वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। वो तो जब म्यूटेशन होता है या कोई आप बोल सकते हो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके कारण वेरिएशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कहाँ, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएशंस से स्पीशीज़ का सर्वाइवल इंश्योर हो रहा है, इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपनाया जाता है जिसमें कि मोर वेरिएशंस होते हैं, ठीक है ना। तो लेस वेरिएशन कहाँ, एसेक्सुअल में, मोर वेरिएशन कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आई बात समझ में। चलो फिर इसके बाद में वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक जनरेशन ऑफ वेरिएशन अ फेयरली स्लो प्रोसेस। हालांकि आप बोल सकते हो कि जो वेरिएशन है वो क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब डीएनए की कॉपी जो प्रोसेस हो रही है, डीएनए की कॉपी की जो प्रोसेस है उसमें एरर्स हैं, कुछ एरर्स हैं, और यही एरर्स क्या होते हैं, वेरिएशंस के सोर्स होते हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन इतने भी एरर्स नहीं होते हैं, इतने भी ब्लंडर मिस्टेक नहीं होते हैं डीएनए की कॉपी में कि जो एरर्स हैं वो इतने ज़्यादा आ जाए कि वेरिएशंस अचानक से जो है ना आपके सामने इकट्ठा हो जाए। नहीं, एरर्स होते हैं, कम होते हैं, जिसके कारण जो वेरिएशंस है ना वो उनके आने की प्रोसेस स्लो हो जाती है। फिर इसके बाद में इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, मेनी of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. So how can the process of making variants be speeded up? Each new variation is made in a DNA copy that already has variations accumulated from the previous generation. Okay, तो कुल मिलाकर के जो मैंने आपको अभी तक यहाँ पे बताए हैं, ठीक है, वो आपको मार्क करने हैं कीवर्ड्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में ये हो गया, ओके फिर आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे we have seen earlier that the organisms become more complex, the specialization of tissue increases. Okay, one solution that okay, ये भी छोड़ो, आगे बढ़ो इसमें, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, हाँ, if the zygote is to grow and develop into organism which has highly specialized tissues and organs, then it has sufficient stores of energy doing it. In very simple organism it is seen that the two germ cells are not very different from one another. अच्छा हाँ देखो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको जर्म सेल के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है कि एक जर्म सेल जो होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, और उसमें क्या होता है, कंटेन्स फूड स्टोर्स। जो दूसरा होता है वो छोटा होता है और वो क्या होता है, मोटाइल होता है। तो यहाँ पे दो जर्म सेल्स के बीच में आपको डिफरेंस बताया गया है कि जो एक जर्म सेल है वो बड़ा होता है, वो मोटाइल नहीं होता है, वो चलता नहीं है, और वो अपने अंदर फूड स्टोर करता है। जो दूसरा जर्म सेल है, मतलब कि जो गैमीट है, जो दूसरा गैमीट है वो मोटाइल होता है और क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। जैसे कि स्पर्म है वो छोटा होता है ओवम से और वो चल सकता है, अरे स्विम करता है तभी तो ओवम तक पहुंचता है। ओवम बड़ा होता है, मोटाइल नहीं होता है, चलता नहीं है, मूव नहीं करता, और वो फूड भी स्टोर करता है, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल गैमीट में, स्पर्म एंड ओवम में यहाँ पर आपको डिफरेंस बता दिया गया है। कन्वेंशनली द मोटाइल स्पर्म जो जर्म सेल है उसे हम बोलते हैं मेल गैमीट, और जो जर्म सेल है जो कि क्या करता है, फूड स्टोर करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, फीमेल गैमीट, ठीक है। ओके, ये वाला हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो तो मेल गैमीट क्या है, मेल गैमीट आप बोल सकते हो कि छोटा गैमीट है, मोटाइल है। फीमेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट आप बोल सकते हो कि बड़ा है, खाना स्टोर करता है और नॉन मोटाइल है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कौन कौन से जो है ना आप बोल सकते हो कि पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। एंथर, फिलामेंट, जिनको मिला करके हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन, पेटल, सेपल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, जिनको मिला करके हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल क्या है, पपाया एंड वाटरमेलन, ये कीवर्ड्स हैं। बायसेक्सुअल का एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि ये सब हो गया। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, स्टेमेन क्या है, स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और क्या करता है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन दैट आर येलोविश इन कलर, पीले पीले होते हैं कलर में। ओके, यू हैव सीन, ओके ये हो गया।
फिर इसके बाद में पिस्टल इज द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड द ओके हो गया। फिर इसके बाद में स्फोलम बॉटम क्या होता है, ओवरी मिडिल पार्ट है ना, जो ओवरी है वो क्या होता है, फूला हुआ बॉटम वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और इसके बाद में आप बोल सकते हो कि जो स्टाइल है वो क्या होता है, एक इलोंगेटेड पार्ट होता है, लंबी सी ट्यूब होती है, ठीक है। टर्मिनल जो पार्ट होता है, देखो स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी होता है, ठीक है, तो फूला हुआ नीचे वाला हिस्सा, तो आप बोल सकते हो कि ओवरी, लंबी सी ट्यूब, स्टाइल, और स्टिकी क्या है, स्टिग्मा है। फिर इसके बाद में ओवरी में आप बोल सकते हो कि क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ईच ओव्यूल में एक एग सेल होता है, एक ओव्यूल में एक एग सेल होता है, मतलब कि एक फीमेल गैमीट। The male germ cell produced by the pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This fusion of the germ cells or the fertilization gives the zygote, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि जब फ्यूजन होगा किसका, जर्म सेल्स का, तो क्या मिलेगा, जाइगोट मिल जाएगा, which is capable of growing new plant. Thus the pollen needs to be transferred from the stamen to the anther. इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन बताया गया है कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोलन का, कहाँ से कहाँ, स्टेमिन टू स्टिग्मा, और क्या, सेम फ्लावर। फिर इसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशन बताया गया है, कहाँ क्रॉस पॉलिनेशन, देखो यहीं पे है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में आप बोल सकते हो कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एक फ्लावर से दूसरे में, एक फ्लावर से दूसरे में फ्लावर में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। सेम फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। फिर इसके बाद में एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो विंड, वाटर एंड एनिमल्स, ठीक है। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि और यहाँ पे क्या हो सकता है, ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम टू फॉर्म जाइगोट, एम्ब्रियो है ना, जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। फिर इसके बाद में जो ओव्यूल है वो एक टफ कोट बना लेता है एंड इज ग्रेजुअली, अच्छा ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल होता है सीड में कन्वर्ट। जो ओवरी है वो किस में ग्रो कर जाती है, पक जाती है फ्रूट में। तो कीवर्ड्स क्या है, जाइगोट, एम्ब्रियो, ओव्यूल, सीड, ओवरी, फ्रूट, ठीक है। फिर इसके बाद में मीनवाइल जो पेटल्स, सेपल्स और स्टेमिन, स्टाइल वगैरह हैं ये क्या हो जाते हैं, श्रिवल हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड, हाँ जो ओव्यूल, जो आप बोल सकते हो कि ओव्यूल है वो कन्वर्ट होगा सीड में, ओवरी है वो कन्वर्ट होगी किसमें, फ्रूट में, बाकी जो बाकी चीज़ें होती हैं पिस्टल वगैरह, ठीक है ना, सेपल, ये सब सूख करके गिर जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ये सब हो गया, ओके, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में और क्या है, ओके चलो, इसमें कोई कीवर्ड ऐसा सच है नहीं, सब हम मार्क कर ही चुके हैं पहले ही। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सबसे पहले तो कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं, है ना, चेंजेस कैसे 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 हो सकते हैं वो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो कि कुछ चेंजेस जनरल होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि टीनेज, अच्छा ये होता कब है, तो टीनेज ईयर्स में होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कॉमन फीचर्स कौन कौन से होते हैं, हेयर थिकनिंग हो जाती है, ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट्स, है ना, जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज, और डार्क कलर हो जाता है जेनाइटल एरिया का, ठीक है। फिर इसके बाद में थिन हेयर अपीयर होते हैं कहाँ, लेग्स पर, आर्म्स पर, हाथ पाँव पे बाल आने लगते हैं। फिर इसके बाद में फेस पर भी आने लगते हैं, ठीक है। फिर स्किन जो है क्या हो जाती है, ऑयली हो जाती है, माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि अलग अलग चेंजेस कौन कौन से होते हैं, तो गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज़ का एनलार्जमेंट होता है, स्किन की डार्कनिंग हो जाती है कहाँ पे, निपल्स वाले एरिया में। फिर इसके बाद में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि बॉयज़ में भी दाढ़ी मूंछ आने लगती है, वॉइस क्या होती है, क्रैक होती है, थिक हेयर ग्रोथ ऑन दी फेस, यानी कि दाढ़ी मूंछ आने लगती है और वॉइस क्रैक होने लगती है। और पीनिस में भी आप बोल सकते हो कि ओकेजनली, ठीक है ना, ओकेजनली एनलार्ज हो जाती है और इरेक्ट हो जाती है, ईदर इन द डे ड्रीम्स और एट नाइट, अचानक से कभी कभी हो जाता है। फिर इसके बाद में ये जो जितने भी बॉडी चेंजेस हैं वो अचानक से नहीं आते हैं, धीरे धीरे आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में ये सब हो गया, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भी हम आगे निकल जाते हैं, ओके। मीटिंग इन द मैच्योरिटी एंड आइडेंटिफाइबल बाय द अदर, ओके ये हो गया। फिर इसके बाद में अब देखो यहाँ पे, On the other hand, the actual transfer of germ cells between the two people needs special organs. Special organs चाहिए होते हैं for sexual contact.
आदमियों में होता है वो पीनिस, ठीक है ना, जो कि क्या हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है। इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी, मदर बॉडी में बच्चा कैरी होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर। फिर इसके बाद में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर द एकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज। ओके, ये हो गया। अब हम बात करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसमें आपको कौन कौन से सिस्टम के पार्ट्स याद रखने हैं? समानल वेसाइकल, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, पीनस, यूरेथ्रा, टेस्टिस, स्क्रॉटम एंड वास्ट डिफरेंस। तो जो एनसीईआरटी में है जो डायग्राम है उसी में आपको क्या करना है, कीवर्ड्स मार्क कर लेने हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फीमेल के कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो कि ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। ग्लैंड्स होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होती है, समानल वेसिकल जो कि पेयर्ड होती हैं, अपने सेक्रेशंस ऐड करते हैं सो दैट द स्पर्म आर नाउ इन अ फ्लूइड। और स्पर्म्स और इनके सेक्रेशंस को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सीमेन, ठीक है ना। तो जो फ्लूइड है इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में आसानी करते हैं और स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। फिर अच्छा यहाँ पे देखो, जो आप बोल सकते हो कि जो यूरेथ्रा है वो क्या है, वो आप बोल सकते हो कि एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। तो यूरेथ्रा एक कीवर्ड है, कॉमन पैसेज कीवर्ड है, स्पर्म एंड यूरिन, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि जो ग्लैंड्स हैं उनकी सेक्रेशन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट को आसान बनाते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। तो ये ट्रांसपोर्ट इजी ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिशन क्या है, कीवर्ड्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ओके, द स्पर्म एंटर द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, अपवर्ड्स ट्रैवल करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और ओविडक्ट में पहुंच जाते हैं एग को एनकाउंटर करने के लिए, ठीक है ना। फर्टिलाइज एग, इसके बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ये जो एम्ब्रियो है इसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है कहाँ, यूट्रस में। तो एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन और यूट्रस कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में एम्ब्रियो ही किस में डेवलप होता है, फीटस में होता है। तो फीटस भी क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हुआ यूट्रस में और फिर क्या बना, फीटस बन गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ। यूट्रस अपने आप को एवरी मंथ क्या करता है, प्रिपेयर करता है टू रिसीव मैच्योर ग्रोइंग एम्ब्रियो। द लाइनिंग थिकन्स एंड, अच्छा कैसे प्रिपेयर करता है, तो जो लाइनिंग है वो थिक हो जाती है और उसमें रिच ब्लड का सप्लाई होता है जिससे कि ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या मिले, नरिशमेंट मिले, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद में एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन मिलता है कहाँ से, माँ के ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, प्लाजेंटा कीवर्ड है, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ एम्बेडेड होता है, यूट्राइन वॉल में, ठीक है। फिर इसमें आप बोल सकते हो कि ये हो गया, और क्या है, और क्या है, और क्या है, हाँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है माँ से एम्ब्रियो को। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि ये हो गया, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। यूट्रस में क्या होते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल्स में, जिसके कारण हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन्स, इसी को हम बोलते हैं। और इससे क्या होता है, बच्चा पैदा हो जाता है, बाहर निकल के आ जाता है। अगर यूट्रस में आप बोल सकते हो कि एग फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा, जो पूरी लाइनिंग है वो झड़ जाएगी और इसके बाद में मेंस्ट्रुएशन जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, कम्स आउट, कहाँ से, वजाइना से, एज ब्लड एंड म्यूकस। तो लाइनिंग धीरे से टूटती है, बाहर निकलती है वजाइना से, और ब्लड और म्यूकस बाहर निकलता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन, जो कि 2 से 8 दिन का होता है। तो ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। चलो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की यहाँ पे बात की जा रही है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है। कौन कौन सी डिसीज यहाँ पे आपको देखने हैं, एड्स, गोनोरिया एंड साइफिलिस, ये दोनों क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स कौन से हो सकते हैं, कॉन्डम हो सकता है, ठीक है। और इसके हिसाब से हाँ बस इतना ही, ठीक है। फिर इसके अलावा आप बोल सकते हो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अनदर कैटेगरी क्या होती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, कॉन्डम्स तो हो ही गया। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि
हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, ओके। जो दूसरे मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, वो क्या करते हैं, हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि जो एग हैं वो सो दैट द एग रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। तो कभी कभी एग रिलीज नहीं होता है, या होता भी तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली, गोली के समान इनको हम लेते हैं। हाउएवर दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस, दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, ऑब्वियस सी बात है। अदर मेथड्स क्या हो सकते हैं, कॉपर टी, और आप बोल सकते हो कि लूप, जो कि यूट्रस में रखे जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आयोडीज बोलते हैं। और इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, इरिटेशन हो जाती है किसमें, यूट्रस में। जाहिर सी बात है यूट्रस में कुछ रखेंगे तो इरिटेशन तो होगी ना। फिर इसके बाद में वास्ट डिफरेंस को जो ना ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, सर्जिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। तो फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देना, वास्ट डिफरेंस को क्या कर देना, ब्लॉक कर देना, ठीक है ना। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस, और कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो सर्जरी वाले मेथड्स जो हैं वो सही होते हैं। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि लॉन्ग रन के लिए सर्जरी मेथड्स क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। और फिर इसके बाद में सर्जरी से हम बोलते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को भी क्या करा जाता है, हटाया जाता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ये सब हो गया। तो बस यही थे क्या कुछ कीवर्ड्स जो कि आपके लिए थे क्या बहुत इंपॉर्टेंट। होपफुली कीवर्ड्स को पहचानने में आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी कि हाँ कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके कुछ और नए कीवर्ड्स को करेंगे डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।